Hello everyone. In this video, I'm going to discuss previous year question paper of NIT Psychology. जो भी यूनिट 4 के क्वेश्चंस आए थे आपके सितंबर 2020 एग्जाम में फ्रॉम द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, तो 8 क्वेश्चंस थे. देवर टोटल 8 क्वेश्चंस एंड दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व्ड इन डिक्रीज फूड इनटेक एंड वेट लॉस. फूड इनटेक को कम करना, डिक्रीज करना और वेट लॉस, इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा इन्वॉल्व है इन दोनों प्रोसेस में. सो द आंसर इज इंसुलिन एंड लेप्टिन. ठीक है, ये दो हार्मोन्स कह सकते हैं, प्रोटीन कह सकते हैं. ठीक है, लेप्टिन इज अ प्रोटीन, फैट सेल है. ठीक है, और इंसुलिन इज अ हार्मोन. तो इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना. ठीक है, तो जब हाई इंसुलिन होती है, जब हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद द बॉडी सिक्रीट इंसुलिन. ठीक है, तो दिस गिव राइज टू एनर्जी. ठीक है, दिस गिव राइज टू ग्लूकोज इन द बॉडी एंड दैट ग्लूकोज मिक्सेज इन द ब्लड स्ट्रीम, जिससे हमें एनर्जी मिलती है. तो जब हमारा हाई लेवल ऑफ इंसुलिन होता है तो हमें भूख नहीं लगती है. ठीक है, और लेप्टिन क्या है? फैट सेल है. द फैट सेल यूज लेप्टिन टू टेल योर ब्रेन हाउ मच योर बॉडी फैट दे कैरी. ठीक है, आपकी बॉडी में कितना फैट है. ठीक है, तो हाई लेवल जो लेप्टिन होता है वो ये बताता है दैट योर बॉडी हैज अ प्लेंटी ऑफ फैट. ठीक है, आपकी बॉडी में अच्छा खासा फैट स्टोर है, तो आपको भूख नहीं लगेगी. और अगर लो लेवल है तो ये आपको ब्रेन के सिग्नल देगा, ब्रेन को सिग्नल देगा कि यू नीड टू ईट. ठीक है, फैट लेवल जब कम हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन डिक्रीज्ड फूड इनटेक एंड वेट लॉस. तो इंसुलिन और लेप्टिन दोनों ही जब हाई होंगे तो आपका जो डिक्रीज है फूड लेवल, फूड इनटेक और वेट लॉस, ये दोनों, जब आप फूड इनटेक कम करोगे तो वेट लॉस होगा. ठीक है, तो ये चीज है. उसके बाद दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं. CCK, ये क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम. ठीक है, ये क्यों रिस्पॉन्सिबल है? स्टिमुलेट द डाइजेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन. ये क्या करता है कि फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. तो जब फैट और प्रोटीन डाइजेस्ट होंगे तो फूड डिक्रीज नहीं, फूड इनटेक इंक्रीज होगा आपका. ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका अपोजिट हो जाएगा. उसके बाद ऑरिक्सिन, ये एक मल्टीटास्किंग न्यूरॉन है. ठीक है, न्यूरोपेप्टाइड है. ठीक है, तो ये कई सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. स्लीप, वेक स्टेट्स, फीडिंग बिहेवियर. फीडिंग बिहेवियर में भी इट इंक्रीजेस द फूड इनटेक. ओके, एनर्जी, होम्योस्टासिस, रिवॉर्ड सिस्टम, कॉग्निशन एंड मूड, ये सब की. ओके, तो अब हम फूड डिक्रीज की बात कर रहे थे, फूड इनटेक की डिक्रीज की. तो और कौन सा हार्मोन है जो फूड इनटेक को इंक्रीज करता है? तो द आंसर इज ग्रेलिन. ठीक है, इसको हंगर हार्मोन भी बोलते हैं बिकॉज इट स्टिमुलेट्स एपेटाइट, भूख को बढ़ाता है ये. इंक्रीजेस फूड इनटेक एंड प्रमोट फैट स्टोरेज. ओके, क्वेश्चन 2 इज एंटीडायरेटिक हार्मोन इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. तो एंटीडायरेटिक हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? द आंसर इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के दो पार्ट है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर. तो एंटीडायरेटिक हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो क्या है एंटीडायरेटिक हार्मोन? ADH, इसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं. ठीक है, ये हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच न्यूरोट्रांसमीटर इज हेल्पफुल इन साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी. साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर हेल्पफुल है? द आंसर इज ग्लूटामेट. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2. ग्लूटामेट क्या है? साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी क्या होती है? ठीक है, साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी का मतलब होता है साइनेप्सिस में जब चेंजेस आते हैं. अब साइनेप्सिस क्या है? द जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स दैट अलाउज देम टू कम्युनिकेट. दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है जहां से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, कह सकते हैं. ठीक है, वो जो जगह होती है उसको साइनेप्स बोलते हैं. और उस साइनेप्सिस में जब चेंजेस होते हैं ड्यू टू लर्निंग, ड्यू टू एनी एक्सपीरियंस, ठीक है, तो वो चीज होती है साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी. साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन लर्निंग एंड मेमोरी. लर्निंग, जब हम कोई चीज करते हैं, कोई नई चीज याद करते हैं, कोई पुरानी चीज भूल जाते हैं, तो साइनेप्सिस में चेंजेस होते हैं. ठीक है, तो ग्लूटामेट इज द न्यूरोट्रांसमीटर जो इस सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी में इन्वॉल्व होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्निक ऑफ स्टडीइंग द ब्रेन इन्वॉल्व इंजेक्टिंग द पेशेंट विद रेडियो एक्टिव ग्लूकोज. द आंसर इज PET. ओके, ऑप्शन नंबर 3. पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी कहते हैं इसको. तो इसमें क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है जिसको इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो भी आपके ब्रेन के फंक्शंस होते हैं उसको स्टडी किया जाता है. EEG क्या है कि ये एक आपके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसको स्कैल्प में लगाया जाता है. ठीक है, और उसके बाद जो फंक्शंस होते हैं वो यूज किया जाता है. तो EEG में बेसिकली इलेक्ट्रोड्स होते हैं. ठीक है, जो स्मॉल मेटल डिस्क
के होते हैं, उसमें थिन वायर्स लगे होते हैं, उसको आपके स्कैल्प में सर पे लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर चीज़ें देखी जाती हैं। एमआरआई में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स की हेल्प से, ठीक है, यह पूरी बॉडी की इमेज निकाल सकता है। और सीटी स्कैन क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, ठीक है। ये क्या है? सीरीज ऑफ एक्सरे इमेजेस टेकन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स अराउंड योर बॉडी। तो सीटी एक एडवांस्ड वर्जन है एक्सरे का। एक्सरे सिंपल होता है, प्लेन होता है, एक ही साइड का होता है, लेकिन जो सीटी स्कैन होता है वो सीरीज ऑफ एक्सरे होता है और ये बहुत ज्यादा एडवांस है इन कंपेरिजन टू एक्सरे। क्वेश्चन 5 इज मैच द कॉलम, ठीक है। यहाँ पे आपको टर्म्स दिए हैं, उसके आगे उसके एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, तो कौन सा किसके साथ फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पे जो सामने सामने वाले ऑप्शंस है वो करेक्ट है। एफिकेसी का मतलब है रिस्पॉन्स एक्टिवेटेड व्हेन ड्रग्स बाइंड विद रिसेप्टर। कोई भी ड्रग जब किसी भी रिसेप्टर में बाइंड करता है उसके बाद ही वो काम करेगा ना, तो उस टाइम पे उसको हम बोलेंगे ड्रग एफिकेसी, कि ड्रग जो है वो एफिशिएंट है और उसने रिसेप्टर के साथ, जो उसके रिस्पेक्टिव रिसेप्टर है उनके साथ बाइंड कर लिया, ठीक है। टॉलरेंस का क्या मतलब होता है? रिपीटेड एक्सपोजर विद लेस एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर्स। टॉलरेंस बेसिकली जब भी आप कोई भी चीज ज्यादा दिया जाता है तो वो इनइफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट्स रिड्यूस रिएक्शन टू अ ड्रग फॉलोइंग इट्स रिपीटेड यूज। जब आप कोई चीज बहुत ज्यादा यूज करते हैं, रिपीटेड यूज होता है, तो उसकी जो उसका करेक्ट रिस्पॉन्स आना चाहिए वो नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल में, या हम जो स्लीपिंग पिल्स जो लोग लेते हैं, ठीक है, तो आज एक स्लीपिंग पिल से हमें नींद आई, कल को हमें 2 लेनी पड़ेगी, उसके बाद ज्यादा लेनी पड़ेगी, तो दैट इज ड्रग टॉलरेंस। डाउन रेगुलेशन का मतलब है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ टारगेट सेल। जो भी आपका टारगेट सेल है उसके सरफेस पे जो रिसेप्टर्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। तो क्या होता है कि वो जो सेल होता है वो लेस सेंसिटिव हो जाता है। आप कोई भी, क्योंकि जब आपके उसके अंदर रिसेप्टर्स ही नहीं है, तो कोई भी हार्मोन है या कोई भी दूसरा एजेंट है वो बाइंड नहीं कर पाएगा, तो उससे क्या होगा कि वो सेल इतना यूज का नहीं रह जाएगा। ड्रग विड्रॉल का मतलब होता है वो फिजिकल और मेंटल सिम्टम, जब आप कोई भी ड्रग को लेना बंद कर देते हैं तब जो सिम्टम्स होते हैं। लाइक जो लोग अल्कोहल छोड़ते हैं तो उनके अंदर कई कई तरह के फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्यों वो होते हैं? बिकॉज उन्होंने एक ड्रग को लेना छोड़ दिया है, एक अल्कोहल है या कोई भी इस तरह की चीज़ है वो लेना छोड़ दिया है, इस वजह से उनकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट कर रही है। क्वेश्चन 6 इज अडल्ट न्यूरॉन्स रिलाई हैविली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक जो अडल्ट न्यूरॉन है वो किस पे सबसे ज्यादा रिलाई करता है? ओके, आंसर इज 1, दैट इज ए, दैट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है? एक सिंपल शुगर। तो अडल्ट न्यूरॉन्स जो है वो सिंपली सबसे ज्यादा रिलाई करते हैं ऑन ग्लूकोज, ठीक है, जो कि एक ओनली न्यूट्रिशन है दैट क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर इन लार्ज क्वांटिटीज। हमारे में ब्रेन में एक ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह कुछ चीजें काम करती हैं, ठीक है, जो ये मतलब कंफर्म करती हैं कि हम जो भी चीजें ले रहे हैं वो हमारे ब्रेन तक की ना जाए, ठीक है, वो पेट में रहें, बॉडी में रहें, वहां पे काम करें, ब्रेन में ना जाने पाए। तो इस तरह के कई सारे कुछ नेचुरल भी होते हैं बहुत सारे, और कुछ हम कभी कभी आर्टिफिशियल या बाहर से इंजेक्ट भी किए जाते हैं अगर इस तरह की कोई चीज देनी हो। तो ग्लूकोज क्या है? वो इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, ठीक है, तो वो हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं जो ग्लूकोज है, ठीक है। तो अडल्ट न्यूरॉन को थायमाइन एक हार्मोन है, ठीक है, विटामिन B1, उसको यूज करता है टू यूज ग्लूकोज, ठीक है, उनको यानी थायमाइन की जो प्रेजेंस है वो जरूरी है एक न्यूरॉन के लिए ग्लूकोज को यूज करने के लिए। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया के लिए इनमें से कौन सा सही है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, A, C and E. इट कॉजेज थर्स्ट, angiotenism is released during this condition and blood pressure reduces. तो हाइपोवोलीमिया क्या है? इसका मतलब है डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन योर बॉडी। जब आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसकी कमी हो जाए, ठीक है, उसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन को हम हाइपोवोलीमिया बोलते हैं। और जब ब्लड की कमी होगी, जब आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं जो भी उनकी कमी होगी, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि आपको प्यास लगेगी, तो इट कॉजेज थर्स्ट इज द करेक्ट वन। एंजियोटेनिज्म का मतलब होता है ये एक प्रोटीन हार्मोन है दैट कॉजेज ब्लड वेसल टू बिकम नैरोअर। ब्लड वेसल्स पतली हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। इट हेल्प्स टू मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है? एंजियोनिज्म इज रिलीज ड्यूरिंग दिस कंडीशन। इस कंडीशन में एंजियोनिज्म रिलीज होता है, ठीक है, यानी क्या होता है? ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो नैरो बन जाते हैं।
तो hypovolemic shock is a dangerous condition that happens when you suddenly lose a lot of blood or fluids from your body. ठीक है, बॉडी से जब सडन लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है तो इससे क्या होता है, दिस ड्रॉप्स योर ब्लड वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटिंग इन योर बॉडी. ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ बॉडी जो ब्लड है वो उसका अमाउंट डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, untreated hypovolemia or excessive and rapid losses of blood volume may lead to hypovolemic shock. ठीक है, signs and symptoms of hypovolemic shock include increased heart rate, low blood pressure low होगा उससे, pale or cold skin and altered mental status. तो I hope this question is clear now. Blood pressure reduce होगा, angionism is released during this condition, blood vessels narrow हो जाएंगी and it causes thirst. ऑप्शन नंबर डी है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंक्रीजेस. तो ये तो पूरा गलत है. द वॉल्यूम ऑफ ब्लड डिक्रीजेस, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड डिक्रीज होगी तो ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होगा. ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट डू यू कॉल द न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग द इम्प्लांटेशन ऑफ अ मेडिकल डिवाइस अंडर द स्किन in the chest that sends electrical impulse to electrodes surgically placed in the specific location in the brain. द क्वेश्चन इज आस्किंग कि न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर है एक जिसमें क्या होता है, इम्प्लांटेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस. एक डिवाइस होता है जिसको चेस्ट में प्लांट किया जाता है, चेस्ट में लगाया जाता है. ठीक है, वो डिवाइस क्या काम करता है कि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को सेंड करता है. कहाँ, इलेक्ट्रोड्स जो लगाई गई हैं, कहाँ, ब्रेन में. ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक ब्रेन में सर्जरी के थ्रू वो इलेक्ट्रोड्स प्लेस करी गई हैं. तो जो डिवाइस चेस्ट में लगाया गया है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेंड करती है उन इलेक्ट्रोड्स को जो ब्रेन में सर्जिकली प्लेस किए गए हैं. तो इस प्रोसीजर को, इस न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? द आंसर इज डीप ब्रेन स्टिमुलेशन. ओके, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन क्या है? इज एन elective surgical procedure in which electrodes are implanted into certain brain areas. brain areas में कुछ electrodes implant किए जाते हैं जो कि chest में लगाए गए एक डिवाइस से काम करते हैं. ठीक है, दूसरे ऑप्शंस क्या है? RTMS. ठीक है, RTMS क्या है? इट यूजेज मैग्नेट टू एक्टिवेट द ब्रेन. ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप जो की टर्म्स हैं वो आप यूज कर सकते हो. ठीक है, लाइक RTMS में क्या है, मैग्नेट यूज कर रहा है. DBS में क्या है, इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट किए गए हैं ब्रेन एरियाज में. ठीक है, ECT में क्या है, शॉक थेरेपी एक तरह से कह सकते हैं इसको, जब भी जो जनरलाइज सीजर्स होते हैं उसको शॉक दिया जाता है. ठीक है, वेगस नर्व स्टिमुलेशन का मतलब है इन्वॉल्व द यूज ऑफ अ डिवाइस टू स्टिमुलेट द वेगस नर्व विद इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए. वेगस नर्व इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व इन अवर बॉडी. ओके, so this was it for this video. I hope everything is clear. If you have any doubt you can ask me in the comment section. Thanks for watching. Have a good day ahead.